हेलो एवरीवन, मैं सूर्यांक सर। तो वेलकम करता हूं मैं आप सबका टीचर्स अकेडमी पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो ये पार्ट हम देखने जा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो या थंबनेल में भी आपने देखा होगा, जो यहाँ पे इमेज लगी रही होगी, इसमें जो यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 के लिए दिसंबर के लिए हम यहाँ पे ये बैच चलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि जो यहाँ प्रथम प्रश्न में जो यूनिट नंबर 9 है वो मेरे द्वारा मतलब सूर्यांक सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और डियर स्टूडेंट, इतने बढ़िया बेहतरीन तरीके से मैं इसको पढ़ाने वाला हूं आपको कि डेफिनेटली है इससे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, बशर्ते कब, जब जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा आपने वर्क किया हो। ठीक डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि ये जो पार्ट है, जो यूजीसी का पार्ट है, ऑब्वियस है इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पहली बार एग्जाम दे रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है किसी ने ट्राई के रूप में कि पिछला एग्जाम हम लाओ ट्रायल करके देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ आपको बता दूं तो आप इसको देखो और समझ जाओ। ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट में चीजें आती कहां से, क्वेश्चन पूछा कहां जाता है। ये जो वर्ड लिखा है इन्वायरमेंट, आखिर इन्वायरमेंट पर्यावरण है क्या, यहां के लिए यूजीसी के लिए पर्यावरण क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, आइए तो मेरे साथ यहाँ पे इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो जो इन्वायरमेंट के पार्ट में, और इसका सिलेबस भी मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और इसमें जो पहली क्लास है, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि ये जो क्लास है इसको लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम लोग इस पूरी जो टीम बन रही है अपनी इसमें टीचर्स अकेडमी पे, ये टीम बन रही है आपको बेहतर चीजें देने के लिए बन रही है। ठीक है, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक आप क्या करें, इस पे लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो ये हम मजा भी आएगा पढ़ाने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे भी। ठीक है, चले भाई, मोस्ट वेलकम सबको, नमस्कार सबको, मोस्ट वेलकम। देखें, अब ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां से बात करें कि पर्यावरण। ठीक है, इस पे डिवाइड करूं मैं दो इसमें पार्ट में, एक इस पार्ट में डिवाइड कर दूं पर्यावरण को। अब यहां से जो पर्यावरण शब्द है उसकी अगर बात करें, यहां से ये पर्यावरण जो शब्द है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें लगा है इन्वायरमेंट। ठीक, इस वाले पार्ट पे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां से 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम और इसी के साथ ग्रेजुएशन की बात करें, यहां से ग्रेजुएशन की बात करें, और एक है यहां से पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें। ठीक है, यहां पे है पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। जब हम लोग इन्वायरमेंट में जिसमें पेड़ पौधा और इसी में किसी जीव की अगर हम बात करें, ठीक है, किसी जीव की अगर बात करते हैं, ये तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि यहां से इन्वायरमेंट या पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण वो चीजें हैं जिसको बोलते हैं परिधन, आवरण, समस्त जीव जगत क्या होते हैं, वो जीव जगत से घिरा हो, पर्यावरण क्या जीव जगत घिरे हो, ऐसा डेफिनेशन आपने खूब पढ़ी होगी। लेकिन यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। इकोलॉजी पढ़ा होगा, इकोसिस्टम पढ़ा होगा, परितंत्र पढ़ा होगा, पारिस्थितिकी पढ़ी होगी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा होगा, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है। तो ये जो पर्यावरण का पार्ट है, इसमें जो कोर इन्वायरमेंट होती है, कोर पर्यावरण होती है, यहां से आपने 10th में, 12th में या उसके पहले भी आपने पढ़ा होगा। ठीक, या अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो उनका सिलेबस जब आप उठा के देखोगे तो वहां भी इन्वायरमेंट की इससे पार्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन यूजीसी की अगर हम बात करते हैं, यूजीसी में यहां से क्वेश्चन जो आप सोच रहे हो वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक, वहां से क्वेश्चन नहीं आते। अब अगर हम बात करें यहां से, फिर यूजीसी में क्वेश्चन कहां से आता होगा। अब यहां पे आते हैं, जैसे ग्रेजुएशन की बात किया जाए तो ग्रेजुएशन में जो आपने 10 और 12th में जो इन्वायरमेंट का पार्ट पढ़ रखा है, उसका थोड़ा बहुत क्या होने लगता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहां पे डिवाइड करने लगता है कि हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट का बेसिक वाला पार्ट थोड़ा हमें पता होना चाहिए, और इन्वायरमेंट का अप्लाइड फॉर्म क्या होगा। यहां पे हम क्या करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा जो अप्लाइड फॉर्म है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, और जैसे जैसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट का कोड पार्ट तो ऑलरेडी मान के चलता है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में कि ये तो आपको आता ही होगा।
ठीक, तो यहां पर आपसे क्या करता है, अप्लाइड पूछता है। ठीक, यहां पे आपको क्या पढ़ना पड़ता है, अप्लाइड। मतलब इन्वायरमेंट का जो बेसिक है वो आपने यहां से जान लिया होगा और इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपने यहां सीखा है। ठीक, यहां अब इस पे करेंगे। अब यूजीसी में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो यूजीसी में क्वेश्चंस जो आप अप्लाइड पढ़ते हो, तो अब फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, अप्लाइड पढ़ते हो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। और मानव की वजह से जो ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट आपने बेसिक पढ़ा है, तो मानव की वजह से ये जो इन्वायरमेंट में क्षतिग्रस्त हुआ है ये इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए जो मानव ने प्रयास किए समय के साथ, और उसके बाद उसने क्या किया, अलग अलग संस्थाएं बनाई और अलग अलग संस्थाएं बनाकर रिसर्च किया। तो यहां पे अप्लाइड और प्लस क्या आएगा, रिसर्च का पार्ट आएगा। अब भाई रिसर्च का पार्ट क्यों आएगा, क्योंकि एग्जाम का नाम ही आप देखें तो यूजीसी है, और एक आप एग्जाम की बात करें तो यहाँ से नेट, और इसकी हम बात करने जा रहे हैं जेआरएफ। जब आप जेआरएफ बनोगे, ठीक है, तो ऑब्वियस है ना, यहाँ पे हम क्या करने हैं, 5 साल रिसर्च करना होता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जाती हैं। तो प्लीज़ जो आप लोग में से इस क्लास को देख रहे होंगे या इस क्लास को बाद में देखेंगे, याद रखिएगा कि इन्वायरमेंट का जो कोर पार्ट है वो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर जिनका बेसिक यहाँ से कमज़ोर है तो वो स्टूडेंट क्या करें, ये वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी से 10th की एनसीईआरटी या 12th की एनसीईआरटी में भी गिवन है, बायो वाले पार्ट पे। इसमें इन्वायरमेंट 12th में आप जाओगे बायोलॉजी के पार्ट में ये कोर पार्ट आपको देखने मिलेगा, या कुछ सोर्स टीचर्स एकेडमी पे हम पीडीएफ जो इसका खुद का ग्रुप होगा आप उसमें ऐड ऑन हो जाइएगा। यहाँ से जो बेसिक पार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे पढ़ करके अपना बेसिक सही कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो हमारा फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा अप्लाइड वाले फॉर्म पे और रिसर्च वाले पार्ट पे। ठीक, तो इनमें से अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उसको प्लीज पूछ लीजिएगा, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फिर से एक बार कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करिए, बाकी लोग को भी इस पर क्या करिए, पार्टिसिपेट करवाइए। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट के, सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लें और सिलेबस को थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। डेफिनेटली अगर ये चीज सीख लिया यहाँ पे, मेरी हर एक क्लास पे आपको सीखने मिलेगा, और प्रत्येक क्लास से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, आइए सिखाता हूं मैं आपको क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां से अगर देखें तो हम लोग इस पे चले आए, इन्वायरमेंट के इस पार्ट पे, बस जस्ट मिनट, आइए देखें, यहां से अगर हम लोग आए, आई होप आपको ये विजिबल होगा, ध्यान समझ लीजिएगा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, देखें, बस एक मिनट, चलो देखें, जब हम बात करें यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, यहां से अगर देखें तो यहां मैं हिंदी में भी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहां से देखें लिखा है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इसके अंतर्गत देखें तो सबसे पहले क्या है, एनवायरमेंट का डेवलपमेंट, कि अब इस एनवायरमेंट जो फर्स्ट टॉपिक आपने दी है यहाँ पे एनवायरमेंट वाले में, इसमें अगर हम देखें, इसमें जो बात करता है किस चीज की, यहां से कह रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सबसे पहले अगर हम यहां से देखें तो जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक की अगर बात किया जाए यहां से पर्यावरण में, तो यहां से किसकी बात करता है, कहता है एमडीजीज, और यहीं से बात करता है किसका, एसडीजीज की बात करता है। ठीक है, इसी में एक आता है, इसे हम कहते हैं क्या, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बोलते हैं। और एक अगर हम देखें यहीं पे आता है, इसकी बात करें तो ये आता है सतत विकास लक्ष्य, आता है सतत विकास लक्ष्य, ये अपना फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, जब इस फर्स्ट टॉपिक में आप पढ़ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां से इन दोनों से डेफिनेटली है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कोई भी सीरीज आप दे रहे हो। ठीक, जैसे पेपर अगर देखें 30 दिन तक चलता है, तो अगर उस पेपर में अगर हम देखें, एक पेपर कोई आप उठा ली, कोई भी एट रैंडम उठाइए, उसमें से 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न उठा लीजिए, तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन, या तब भी पढ़ने का मन इधर का इसको ना हो, एमडीजी का इसको पढ़ लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, यहां से सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक,
अब यहां से अगर बात करें इसमें, तो इस वाले पार्ट में क्या है भाई, 8 लक्ष्य रखे गए हैं। वो कौन कौन से, जब हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे उसे हम अच्छे से देख लेंगे। 8 लक्ष्यों को रखा गया। अब ये 8 लक्ष्य जो है, 8 लक्ष्यों, ये 8 लक्ष्य बनते हैं बेस। किस क्या बनते हैं, जैसे कोई दीवार, हम घर खड़ा करना है तो इस पे जो बेस बना ये, ठीक, ये बेस बना 8 लक्ष्य, और इन्हीं 8 लक्ष्यों पर जो बिल्डिंग खड़ी करें, ठीक है, इन्हीं 8 लक्ष्यों पे जो बिल्डिंग खड़ी करेंगे, किसकी, एसडीजी की। तो इसके बैकएंड में क्या होगा, यहाँ पे एमडीजी होगा, ठीक है। तो एमडीजी पहले आया, एसडीजी बाद में आया, जहां पे क्या खड़ा होना है, यहाँ पे इसके लक्ष्य खड़े होने हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, ठीक है, डिटेल समझाऊंगा जब अपनी प्रॉपर क्लासेस चलनी शुरू हो जाएगी। आगे है, आगे देखा जाए और क्या है यहाँ से। जब इसी में अगर हम लोग एक सिलेबस, और अच्छा एक और मैं चीज बता दूं आपको, यहाँ बताना भूल गया, इस वाले पार्ट में अगर आप देखें तो सतत विकास का, जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, इसमें अगर चले जाए तो जो लक्ष्यों की हम बात करते हैं, इसमें 17 लक्ष्य है, ठीक है, 17 लक्ष्य, और 169 यहाँ पे क्या है, उपलक्ष्य। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन जब 2018 के पहले अगर रहा हो तो उसमें एक टाइप क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अगर यूजीसी के अलावा भी अगर आप एग्जाम देते हो तो वहां भी ये आपके लक्ष्य के नंबर है वो आपके काम आते हैं। इसमें 17 लक्ष्य में कौन कौन से हम देखेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है एग्जाम में, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद अगर स्टार्ट करें फिर से इसमें हम आए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो एक यहाँ से दूसरा टॉपिक अगर आप देखोगे तो इसमें है ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। मतलब क्या कह रहा है, यहां से कहता है कि मानव और पर्यावरण का संबंध क्या है। यहां से कह रहा है दूसरा टॉपिक क्या है भाई, मानव का होना चाहिए और पर्यावरण का संबंध क्या है, पर्यावरण का संबंध। अगर हम बात करें कि यहां से मानव और पर्यावरण का संबंध होगा, तो जो संबंध होता है डियर स्टूडेंट वो 2 टाइप का होता है, और उसके होता तो एक टाइप का, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो 2 तरीके का होगा। तो यहां से अगर मानव पर्यावरण संबंध है तो इसमें अगर हम चले जाएं और किसकी बात कर ले, प्रभाव की, प्रभाव जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो यहां से जो प्रभाव होगा वो 2 तरीके से हो सकता है। और एक प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है, और दूसरा अगर देखा जाए तो निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। अब मानव की वजह से इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ा, ये आप सब जानते हैं। अगर ऐसा होता तो आज के इन्वायरमेंट में कोई भी न्यूज चैनल उठा लीजिए, जो इस समय बारिश हो रही है, भारत देश का भी आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में वो भी प्रयागराज की तरफ बारिश नहीं हो रही, उमस भरी पड़ी है, गर्मी। इसी तरह से अगर आप देखें दिल्ली साइड तो वहां पे बारिश के हिसाब से है। इसी तरह से पूरे विश्व को आप उठा लीजिए, बाढ़, सूखा, चक्रवात, फला, ये तो यहाँ पे मानव के प्रभाव की वजह से यहाँ पे जो प्रभाव पड़ा है वो हमेशा क्या पड़ा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रभाव देखने जा रहे हैं मानव के वजह से इन्वायरमेंट पर जो प्रभाव पड़ा है, ये प्रभाव में जो नेगेटिव प्रभाव है उनको हम यहाँ से पढ़ेंगे। वो कौन कौन से प्रभाव हैं उनको हम डिटेल्स वहाँ देखेंगे। लेकिन बड़े प्रभाव की बात करें, जैसे एक प्रभाव पड़ता है यहाँ ग्लोबल वार्मिंग, आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग वर्ड सुना है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी क्या है, यहाँ से अगर देखें तो प्रदूषण नाम का शब्द भी सुना होगा आपने, पोल्यूशन। अब पोल्यूशन कई तरह के होते हैं, तो ये भी क्या है, एक इम्पैक्ट ही है, और इसका प्रभाव मानव पे क्या पड़ेगा। अब यहां से हमने देखा मानव प्लस पर्यावरण का संबंध कैसा होगा, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव किस पे, पृथ्वी पे क्या पड़ा, पृथ्वी पे ये पड़ा। अब इसमें अगर देखें जब पृथ्वी पे ये प्रभाव पड़ रहा है तो इन्हीं सब प्रभावों को अगर हम बात करें यहां से, तो फिर मानव पे ये प्रभाव क्या पड़ेगा, मानव पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और इस इन्वायरमेंट में या पर्यावरण पर जो चीजें उपस्थित हैं, खुद पर्यावरण और पर्यावरण, जीव जंगल, इनकी अगर हम बात करें तो इस पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से ये सब चीजें भी हमें क्या करनी, सीखनी है। इसमें जो अपनी टॉपिक आएगी ये दूसरे नंबर की टॉपिक है, ठीक। आगे आते हैं, जब आगे बढ़े हम लोग इसमें, ये तो मानव का हमने देख लिया। एक यहां से देखें तो अब इसी से रिलेटेड है दूसरा, तीसरा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक एंड सेकेंड टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक,
तो इसी जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। इसमें टॉपिक के रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां से मानव, तो मानव की वजह से जो प्रभाव है वो प्रभाव कौन कौन सा है, यहां से देखें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो कौन कौन से, जैसे कह रहा है लोकल एरिया पे, क्षेत्रीय, ठीक है, लोकल एरिया पे जैसे रीजनल, यहां से देखें क्षेत्रीय। और इसी तरह से हम क्या करें, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे एग्जांपल यहां से हम लें कि जो प्रभाव है वो क्या क्या पड़ रहा है। तो इन प्रभावों के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो हमने क्या किया, इस तरह से एक पूरा क्षेत्र ले लिया, बड़ा क्षेत्र हमने ले लिया। मान लें कि विश्व की बात करें, विश्व है ये, उसमें भारत देश एक पार्ट हो जाए, भारत देश के अलावा उत्तर प्रदेश एक राज्य हो जाए, यहां से हम बात करें क्या है, इंडिया है, और इसकी अगर हम बात करें क्या है, ये वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड की बात करें, ठीक। इसमें अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश या इंडिया के अलग अलग भागों में उत्तर प्रदेश के अलावा, जैसे आप दिल्ली भी ले सकते हो, यहां पे हमने दिल्ली एग्जांपल ले लिया, तो और दिल्ली का कोई क्षेत्र ले लें, जैसे उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र कौन सा हो गया, प्रयागराज हो गया। तो ऐसी समस्याएं जो वैश्विक स्तर की होंगी, ऐसी समस्याएं जो प्रदेश स्तर या देश स्तर पे होगा, ऐसी समस्याएं जो राज्य स्तर पे होंगी, ऐसी समस्याएं जो क्षेत्रीय स्तर पे होगी, उस क्षेत्र पे ही प्रभावित होगी। जैसे एग्जाम्पल लें, जब पर्यावरण के प्रभाव की हम बात करते हैं तो उस प्रभाव में अगर देखें तो जो प्रभाव पड़ता है कहाँ, जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में जब दिवाली के बाद की अगर हम बात करें, और अक्सर दिवाली पे ब्लेम भी लगाया जाता है कि जो दिल्ली है और दिल्ली में जो पोल्यूशन की मात्रा या एयर पोल्यूशन की मात्रा है वो दिवाली की वजह से बढ़ा, फिर कहते हैं पराली जलाने की भी वजह से बढ़ा। लेकिन अगर इंपैक्ट ओवरऑल देखें तो वहां की कंपनियों और वहां के जो यातायात के संसाधन से निकलने वाले धुएं हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो दिल्ली की प्रॉब्लम, तो दिल्ली में अगर देखें तो वो कैसी प्रॉब्लम होगी, वो प्रादेशिक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें दिल्ली के एक मोहल्ले की बात करें जहां पे प्रॉब्लम, मान लिया एयर की प्रॉब्लम या पानी की प्रॉब्लम, मतलब प्रदूषण की प्रॉब्लम हो इस टाइप से, तो वो जो होगा वो उसका खुद का क्षेत्रीय समस्या होगी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पूरे विश्व में इस टाइप से पढ़ रहे होंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल। और इसी के साथ जो अलग अलग समस्याओं में कौन कौन सा तो आएगा, एयर पोल्यूशन, ठीक है, एक वायु प्रदूषण की बात करें इसको हमें पढ़ना है, वाटर पोल्यूशन इसको पढ़ना है, सॉइल पोल्यूशन जो मृदा प्रदूषण होती है इसे हमें पढ़नी है। उसके अलावा अगर देखें इन्हीं पोल्यूशंस में, यहां से अलग अलग पोल्यूशंस में एक आता है नॉइस पोल्यूशन, इसे भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा बात करें वेस्ट या सॉलिड, लिक्विड एंड यहां से बायोमेडिकल, हैजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस हैं उनकी बात करें। जैसे इन सब में पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो मेडिकल जो डिग्रेडेबल चीजें नहीं होती है, हैजार्डस या जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनकी बात करें। जैसे इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो आप देखते होंगे जो नीडल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। और इसके अलावा जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में यूज होने वाली जो पट्टी और रुई होती है उसको अगर देखें तो वो भी क्या होते हैं, उसको ढंग से उसका निस्तारण नहीं किया जाता और उसे फेंक दिया जाता है या कभी कभी उसमें आग लगा दी जाती है, ठीक। तो ऐसे जो बायोमेडिकल्स कंपाउंड्स हैं उनको हम कैसे निस्तारित करें, इसको यहाँ पे प्रदूषण उसकी वजह से होता है, इसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो मोबाइल फोन हम यूज कर रहे होंगे, लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, कल कोई खराब होने हैं तो इनको भी हम फेंक देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होते हैं, इनको हम कैसे निस्तारित करेंगे इसे हमें सीखना है। उसके अलावा यहीं से अगर बात किया जाए तो मानव की वजह से जो इन्वायरमेंट में और यहां से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन उसको भी हम क्या करेंगे, अलग से पढ़ने वाले हैं। जब इनको पढ़ लेंगे, ये समस्याएं हैं तो इनका निदान भी किया जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें आगे हम पढ़ेंगे इनके निदान कैसे करें, कैसे इनको टैकल करें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपनी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या होगा और इससे हम कैसे निस्तारित करेंगे, ठीक है, इसका निवारण कैसे करेंगे या विश्व में कैसे निवारण किया गया है, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से सीखने वाले हैं, ठीक है। आगे अगर हम पढ़ें यहाँ से इसी टॉपिक में जैसे यहां से अगर बात किया जाए नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस,
प्राकृतिक में उपस्थित, या अगर हम बात करें प्रकृति, या अगर यहां से देखें ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं। जैसे इसमें अलग अलग टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन मैं इसे आपको ब्रेक करके बता रहा हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की बात किया जाए, ऐसे संसाधन की बात करें, यहां से संसाधन हम दो तरीके लेते हैं। संसाधन तो यहां मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से। तो संसाधन की अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है अपनी डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो क्लास है अभी 5 बजे से है, 5 बजे से PM पे, और एक क्लास आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। हम लोग द्वारा जितने भी टीचर सभी के द्वारा एक क्लास मिलेगी आपको कब? सैटरडे को। सैटरडे की जो टाइमिंग है मैं एक बार क्लियर कर लूंगा। ऑब्वियस है 7 सुबह होनी चाहिए, 7 AM से सुबेरे से होनी चाहिए, लेकिन स्टाफ कितने बजे यहाँ क्या कैसे है वो यहाँ टाइमिंग जो ये वाला है ये आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सवेरे 7 बजे में भी चांसेस बनते हैं कि हमारे 7 क्लास हो, 7 बजे से हो, और उस पर वो क्लास जो ड्यूरेशन हो सकता है लंबा खींचे। एक टीचर आके अपना जो क्लास होगा वो लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यहाँ पे आप प्लीज जुड़ना मत भूलिएगा 7 बजे से, ठीक है? वो भी कब? सैटरडे की मैं बात करूँ, संडे नहीं, सैटरडे को 7 बजे से। वो मॉर्निंग में एक बार नोटिफिकेशन आप पे जाएगा, इसको आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है? इस पे जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट JRF के जो क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस आपको मिलेगी, ठीक है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहाँ मिलनी है, तो इस पे आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक? आगे हम यहाँ से हम संसाधनों की बात करें तो जो UGC नेट में यहाँ पे संसाधन दिए हैं, एक तो क्या कह रहा है? प्राकृतिक रिसोर्स कह रहा है। अब प्राकृतिक रिसोर्स की बात करें तो 2 तरीके के हैं, लेकिन इसी संसाधन मान चलते हैं कि प्राकृतिक रिसोर्स है। इसमें जो बात कर रहा है, जैसे यहाँ से हम बात करें किसकी? मृदा की बात करें, सॉइल की, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? मृदा की। इसी में अगर हम बात करें किसकी बात करें? जल, या यहाँ से कह दें क्या है ये? वाटर है, ठीक है? और भी अलग अलग रिसोर्सेस अवेलेबल है हम लोग पास, वन भी अवेलेबल है, ठीक है? अलग अलग रिसोर्स अवेलेबल, बट यहाँ से हमें उतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से, या कह दो लगभग ना के बराबर, या कह दें 5% भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। बनता कहाँ से क्वेश्चन है? ये बनता है कहाँ से? एनर्जी रिसोर्सेज से, ऊर्जा स्रोतों से बनता है। अब ऊर्जा स्रोत से क्यों क्वेश्चन बनता है ये मैं आपको जब पूरा पढ़ाने लगूंगा तब बताऊंगा। ऊर्जा स्रोत में सबसे पहला स्रोत जो आप आंख बंद करके अगर बाहर आइए, ठीक है, जिसके उजाले में आप उठते हो, सुबह बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सनलाइट, ठीक है? सूर्य भी क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरह से प्रकृति में उपस्थित अलग अलग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में इसमें अगर देखें, जिसमें अगर इसके अलावा भी देखें तो आपको मिलता है ज्वालामुखी वाला पार्ट, ज्वालामुखी। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, बस 1 मिनट, ठीक है? तो ज्वालामुखी वाला पार्ट हो गया। यहां से अगर देखें तो ये है ज्वालामुखी। उसके अलावा मानव के द्वारा अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों से जो ऊर्जा बनाई जाए, चाहे पवन से और चाहे हम किससे बनाएं? नदी से। इन सब से जो ऊर्जा बनाते हैं, यहाँ की अगर हम बात करें, ये सब किस में आएंगे? ऊर्जा के स्रोतों में आएंगे। इनको हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में अवेलेबल है, ठीक है? यहाँ से देखा जाए तो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ से देखें तो नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस में सबसे पहले क्या है? सोलर है, विंड है, सॉइल है, ठीक है? सूर्य है, हवा है, वायु है और मिट्टी है। हाइड्रो है, मतलब जो जल ऊर्जा है। जियोथर्मल, जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित जो ऊर्जा, उसकी हम बात करें। बायोमास हो गया, जैसे गोबर गैस हो गई, इसकी अगर हम बात करें। और लास्ट में आता है जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसकी अगर हम बात करें। उसके अलावा जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वन है, ये संसाधन में आएंगे, प्राकृतिक संसाधनों में आएंगे, ठीक है? तो इनके बारे में हमें क्या करना है? एक छोटी जानकारी लेनी है, ठीक है? फिर इसके बाद बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगले टॉपिक पे अगर चलें, बहुत इस पे अच्छे समझिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेबस ही क्लियर नहीं होता और आंख बंद करके वो क्या करता है? पूरी चीज पढ़ जाना, घोट जाना चाहता है। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सिलेबस को ब्रेक करना सीखो, और सिलेबस को ब्रेक कर लिया और इसको समझ लिया तो यहाँ से आपका 20% काम हो जाता है, आपकी गाड़ी सही से ट्रैक पे आ जाती है, ठीक है? ये चीज जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो प्रश्न पत्र है, जो प्रीवियस ईयर के, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर जरूर रखिएगा। नहीं है खरीद लीजिए,
जो प्रश्न पत्र है प्रीवियस ईयर के, ये आपको जरूर से रखने ही रखने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिलेबस और प्लस प्रश्न पत्र, इसका मतलब आप तैयारी नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका डेफिनेटली अभी से बता दूं नहीं होगा फिर, ठीक है। चलें आगे आइए। आगे अगर हम बात करेंगे और क्या है चीजें, और इसमें जो पार्ट है हमारे, इसमें क्या है, तो आगे सिलेबस में यहां से बढ़े तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहां से देखा जाए कि भाई जब मानव ने दानव बन करके इस प्रकृति पर, मानव ने दानव बनकर इस प्रकृति को क्या किया, क्षरण पहुंचाया, तो मानव ही क्या कर रहा है, निवारण भी करेगा। तो मानव निवारण जब करने पे आएगा तो यहां पर निवारण के तौर पे, ध्यान समझना कैसे ब्रेक करूंगा आपके सिलेबस को, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। देखो जब यहीं से अगर हम बात करें निवारण के लिए, ठीक है, निवारण के तौर पे जब आए तो मानव ने निवारण किया, लेकिन अब जो अपना एग्जाम यूजीसी का है वो हम कहाँ दे रहे हैं, इंडिया में। तो भाई थोड़ा सा तो हमें भारत का पढ़ना पड़ेगा, और यहीं पे क्या है, जो निवारण की बात करें तो ये विश्व भी इसके साथ दे रहा होगा, ठीक। अब जब हम विश्व की बात करें तो यहां से, तो विश्व में अलग अलग सम्मेलन किए जाएंगे इन्वायरमेंट के लिए। यहां पे क्या किया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई अलग अलग क्या करिए, सम्मेलन कीजिए। विश्व परेशान है, हैरान है कि हो क्या रहा है, इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा ये डिग्रेडेशन कैसे आ रहा है, ठीक है। तो वो मानव क्या करेगा, इसको उठा करके मानव इस पे सम्मेलन करेगा, सभी को बुलाएगा और एक क्या करेगा, सभा करेगा। और ये जो सभा की जाएगी ये किसके द्वारा की जाएगी, यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर सभी देश क्या करेंगे, अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करके इससे क्या करेंगे, एक रिपोर्ट निकालेंगे, और इस रिपोर्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक। एक तो देखते हैं, सम्मेलन करेगा, इसके साथ ही, सम्मेलन के साथ ही इसमें अगर देखें, अब इसको मैं अगर यहाँ मिटा दूं, इसको यहाँ से सम्मेलन के साथ ही जो रिपोर्ट हुआ, उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स आएंगे, प्रोटोकॉल्स भी आने वाले हैं। अभी प्रोटोकॉल क्या होता है ये हम समझेंगे, नियम होते, कानून होते हैं, ये विश्व करेगा, ठीक। अब ये क्या होते हैं डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो भारत क्या करेगा, तो भारत भी क्या करेगा, ये जो प्रोटोकॉल्स रिपोर्ट है, भारत इनको क्या करेगा, इनका सम्मान तो करेगा, इनको उपयोग भी करेगा, और इसके हिसाब से चलेगा भी। और भारत स्वयं क्या करेगा, एक कानून का निर्माण करेगा, स्वयं क्या करेगा, कानून निर्माण करेगा, ठीक है, कानून निर्माण। अब कानून निर्माण क्यों करेगा भैया, कानून निर्माण क्यों करेगा, क्योंकि जो कानून शब्द होता है अपने आप में क्या है, बाध्यकारी है। जैसे कानून अगर हम नहीं बनाएंगे तो लोग रूल तोड़ेंगे, तो उनको सजा कौन सी होगी। तो यहाँ पे भारत क्या करेगा, यहाँ पे कानून बनाएगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और ये कानून ही हमें क्या करने जो दिए हैं उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं, आपके सिलेबस में जो अवेलेबल है, ठीक है, आपके जो सिलेबस में अवेलेबल है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, यहाँ से क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, याद रखिएगा 1986 है, ये हो गया। इसके अलावा भी है जो कि अब इसके अलावा यहीं से चीजें चेंज हो जाती हैं। आपके सिलेबस में इतना ही दिया है लेकिन इससे अधिक पढ़ना है। इसके अलावा ये जो टाइम अगर आप देखें तो ये है राजीव गांधी जी के टाइम का है, लेकिन इसके पहले इनके मदर जी के टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे है वन जीव संरक्षण अधिनियम, 1972। क्या है, वन जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1972। ये भी कानून हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा जो प्रदूषण है, प्रदूषण को रोकने के लिए भी कुछ कानून लाए गए होंगे, वो कानून लाया गया 1974 में, ये भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। उसके अलावा जो टाइगर हैं अपने यहाँ उपस्थित हैं, ठीक है, टाइगर या बाघ संरक्षण, बाघ को भी संरक्षित करना है, तो बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 उसे भी हमें पढ़ना है। ये सब चीजें इसमें मेंशन नहीं है, तो बैकएंड में क्या क्या चीजें हैं वो भी हमें पढ़नी है, ठीक है। अब यहां समझें, यहां से अगर देखें डियर स्टूडेंट्स,
इस वाले पार्ट में। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब एक और आता है क्या, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका इंग्लिश ही अपने इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो ये भारत ने इसको भी अपनाया था, 2008 के टाइम में आया और 2010 में क्या हुआ, लागू कर दिया जाता है। इसे हमें पढ़ना है। फिर वैश्विक स्तर पे चले जाएं तो वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो मैंने बताया कि जो समिट्स होंगे उनको पढ़ना है। अब इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। अब उन अलग अलग प्रोटोकॉल्स की बात करें कि कौन कौन से प्रोटोकॉल अपने इसमें गिवन है, दिया है, उसको हम देख लेते हैं कि जो आपके सिलेबस में है। जैसे यहाँ से सम्मेलन तो अलग अलग आएंगे, इसी में आएगा क्या, प्रोटोकॉल्स। अब ये प्रोटोकॉल्स एग्जाम में आना है। इसमें दो टाइप का अगर हम डिवाइड कर दें, एक स्वयं का जो अकेला प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें पढ़ना, जो कि किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ओजोन परत संरक्षण से, ठीक है, परत संरक्षण से रिलेटेड है। इसे हमें पढ़ना है, हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे। उसके अलावा आप चले जाएं यहाँ से, जैसे अगर 1992 के टाइम में देखा जाए तो 1992 के टाइम में यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था जिसे कहा गया रियो सम्मेलन कहा गया। इसे हम पढ़ेंगे। रियो सम्मेलन के अलावा एक प्रोटोकॉल आया था 1997 में, जिसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये हमें पढ़ना है। क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना है। उसके अलावा अगर और आगे चले जाएं, कहाँ पे, अब डायरेक्ट हम लोग चलेंगे 2012 में। 2012 में चले तो एक प्रोटोकॉल आता है रियो +20 सम्मेलन आता है, इसे हमें पढ़ना है। उसके अलावा 2015 में अगर चले जाए तो एक सम्मेलन आता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस सम्मेलन, ठीक है, इसे हमें पढ़ना है। इसके अलावा 2015 में ही भी एक होता है SIA होता है, ठीक है, या ISA बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। इसे हमें पढ़ना है। 2021 का पढ़ना है, 2022 का पढ़ना है, 2023 का पढ़ना जो करंट चल रहा है, ठीक है, इसमें हमें पढ़ना। यहाँ से एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है सिलेबस का पार्ट। और इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ यहाँ से हमें इस एग्रीमेंट्स को पढ़ने के बाद, सोलर अलायंस वाला पार्ट पढ़ने के बाद, नीचे मेंशन नहीं है उससे क्वेश्चन आते हैं। इन्हें कर, ये पूरा सिलेबस है। अगर इसे कंप्लीट कर ले हम, फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस की अगर आप क्या करें, प्रैक्टिस कर दीजिए और प्रीवियस ईयर के, और इसी में क्या करिए, कुछ यहाँ से टेस्ट आप ले लीजिए, टेस्ट। इससे फिर इसके अलावा आपके एग्जाम और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग को पढ़ाने और समझाने की कोशिश करी है। चूँकि ये पहली अपनी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में केवल इतना ही हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको सिखा देता हूँ आज की क्लास में। वो चीज़ें मैं आगे जब क्लास में आऊँगा फिर से थोड़ी चीज़ बताऊँगा, लेकिन थोड़ी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, उसको सीखने की कोशिश करिएगा। जो लोग अभी जुड़े हैं या बाद में इसको देखेंगे, यहाँ से जो मैं बताऊँगा प्रत्येक जगह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से करनी है, ठीक, आप लोग इसे करिएगा। आगे आइए। तो आगे एक पार्ट है जो यहाँ से मैं आपको सिखाऊँगा। हमेशा आप याद रखिएगा, जब हम किसकी बात करेंगे यूजीसी में किसकी बात करेंगे, यहाँ से इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट अपने जो सिलेबस होगा, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना है, जो अपना जो पूरा पार्ट होगा, यहाँ सबसे पहले आपको सिलेबस में ये होना चाहिए, और प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। मान के चलूंगा कि आपके पास रहेगा। अब यहाँ से इसी में मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो एक डेट आती है जिसे कहते हैं 1972। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। जब हम अपने इन्वायरमेंट के पार्ट को स्टार्ट करेंगे तो एक डेट है कौन सी, 1972, ये हमेशा याद होना चाहिए। जब वहाँ से 1972, और यहीं पे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक का पार्टिसिपेशन हम दिखाएंगे, किसका, इंडिया का पार्टिसिपेशन दिखाएंगे कि भागीदारी इंडिया की क्या थी इसमें, और वैश्विक स्तर पर विश्व ने इसको कैसे भागीदारी इसकी अपनाई।
यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्ल्ड के बारे में। और इसी 1972 को जब हम आगे बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ मैं लिखने वाला हूँ 1972, और विश्व के लिए जब आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, किसके लिए, कौन सा, स्टॉकहोम सम्मेलन। किसको बुलाया जाएगा, यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन वही सम्मेलन है डियर स्टूडेंट्स, जहां पर इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है, जो इफेक्ट पड़ा है, और उस इफेक्ट की बात करें तो उसके विषय में पहली बार बात करना है इन्वायरमेंट पे, तो सबसे पहला ही ये सम्मेलन है जिसको यूएन ने बुलाने की कोशिश करी, और उस पे वो भी कहां पे, स्टॉकहोम में, और प्रत्येक देश को न्योता भेजा। ठीक है, और प्रत्येक देश को जो न्योता भेजा, इसमें भारत देश भी था, और भारत देश ने भी क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें इंदिरा गांधी जी बाकायदा गई थी। ठीक, 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। यहाँ पर मिलने के बाद यूएन ने कहा कि चूंकि हम क्या है, यूनाइटेड नेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग संस्था बना देते हैं। तो यहीं पे 1972 में एक संस्था बन जाती है जिसको हम कहते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये एक संस्था बनाती, कौन सी, इसकी, और किसके लिए होती है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए होती है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करेगा ये। और फिर 1972 और पूरे विश्व को कहेगा कि आप क्या करें, जा करके ये सम्मेलन है और जो इन्वायरमेंट की समस्याएं हैं इस पर विचार करिए, और 20 साल बाद फिर हमें मुझसे मिलिएगा। तो यहाँ पर 20 साल बाद ये क्या करेंगे, यहाँ से ये मिलेंगे आफ्टर 20 ईयर। ठीक, ये जब मिलेंगे तो डेट कौन सी आ जाएगी, 1992 आ जाएगी। अब ये 1992 मिलने की कोशिश करेंगे, और 1992 जब मिलेंगे तो ये कौन सा होगा, कहेंगे हम ब्राजील में मिलेंगे, और ये जो क्षेत्र एरिया होगा ये रियो होगा, इसलिए इसका नाम हम रख देंगे रियो सम्मेलन। क्या रख देंगे, रियो सम्मेलन। अब चूंकि मेरे दोस्तों ये रियो सम्मेलन ही ऐसा सम्मेलन है जहां पर पृथ्वी के प्रोटेक्शन की बात करी जाएगी, और इसीलिए इस सम्मेलन का नाम क्या रखा जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, यहां से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन, या इसी की बात करें तो क्या हो जाएगी, ये अर्थ समिट कहलाएगी। ठीक है, अब इसको पूरा पढ़ेंगे, यहां से इसकी रिपोर्ट क्या क्या थी, यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाना है। अब यहां से 1992 को हम लोग एक्सपैंड करेंगे। जब पूरा एक्सपैंड कर डालेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे तो चीजें जुड़ती जाएंगी, फिर आप देखना सिलेबस आपको कैसे इसमें जुड़ता है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखें। और जब यूएन की बात करें तो यहाँ पे यूएन की ये क्या होगी, प्रथम बैठक होगी, ये क्या होगी, फर्स्ट बैठक होगी। ठीक है, फर्स्ट बैठक है। अब इसी में आपको याद आना चाहिए वो डेट कौन सा, 5 जून का, जो बैठक हम करवाने वाले हैं 5 जून। अब 5 जून को याद करिए, पूछता है कि इन्वायरमेंट दिवस या पर्यावरण दिवस कब होता है, तो 5 ही जून तो है, पहला यहाँ पे बैठक करवा दीजिए तो 5 जून, तो ये कौन सा हो जाएगा, 5 जून को प्रथम बैठक, तो पर्यावरण दिवस। तो यूएनईपी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसको इसको मुझे एक्सपेंड करने में कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लास चाहिए होगी। जब इसे आप समझेंगे तो मेरी जो 2-3 घंटे की क्लास होगी, यहाँ से आप उठा कर देखेंगे तो एक क्वेश्चन, एक तो एसडीजी एमडीजी क्वेश्चन, वहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। और जो लोगों ने ये लेक्चर मेरा कर लिया तो वहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का है आपके एग्जाम में वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो बहुत छोटी क्लास में, बहुत इफेक्टिव क्लास में मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आना ही आना है। इन पूरे सिलेबस को मैंने ब्रेक किया है और मैं अपने बारे में परिचय दूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्यांश, जो कि बैकएंड में मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उसके अलावा यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम मैं खुद स्वयं लेता हूँ। मेरा जो ज्योग्राफी ऑप्शन है उसमें जो इन्वायरमेंट है बढ़िया से अच्छे से मैंने पढ़ाई है, प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ा रखा है। तो ये जो क्लास है यहाँ टीचर्स एकेडमी पे स्टार्ट कर रहे हैं, बस हम आपका सहयोग चाहते हैं कि आप इसे शेयर और लाइक कर दें। और जो मॉर्निंग का सैटरडे का टाइमिंग है वो आपको बता दिया जाएगा, उससे भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। जुड़िए फिर मेरे साथ नेक्स्ट टाइम, और अब 5 बजे बने रहिएगा कल के लिए भी नेक्स्ट टीचर के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।